दोस्तों, मेरा नाम चैतन्य है। मैं एक शराबी हूँ। हाय। आप सबका स्वागत करता हूँ रिवाइवर ग्रुप के इस ऑनलाइन मीटिंग में। दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा लॉकडाउन के बाद में लगभग 4 साल के बाद में ये इनिशिएटिव है। और इसका पर्पज है मीटिंग का कि हम जो लिटरेचर है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, वो वन बाय वन इस ग्रुप में डिस्कस करेंगे। और हमारे जो ओल्ड टाइमर्स है वो उसके उसके ऊपर एलेबोरेट करेंगे और बाकी के सब मेंबर्स भी शेयर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द बुक 12 by 12। हम ये जो किताब है 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस, उससे आज शुरुआत करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टू एक्चुअल बुक, I will hand over our meeting to Pushan. He will give some introduction about. थैंक यू चैतन्य। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय Hi Pushan. Hi ग्रेट टू Pushan. सी यू Hi ऑल Pushan. आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। हाय And भूषण जी। hi everybody. I think a lot of our friends are still struggling with the passcode. I'm getting a lot of messages कि उनको login करने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल थोड़े थोड़े देर के बाद में somebody keep posting on this group the link and the login passcode, क्योंकि जो बाद में ज्वाइन हो रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लॉगिन करने का। ओके, सो स्वागत है दोस्तों सभी का। लगभग 4 साल के बाद में रिवाइवर ये ऑनलाइन मीटिंग जूम चालू हो रही है। और इसका मेन कारण यह है कि कई बार जब भी हम लोग बात कर रहे थे लोगों के साथ में, अलग अलग जगह पे घूम रहे थे, बहुत सारे न्यू कमर्स हमारे पास आए हुए हैं। और वो न्यू कमर्स को लिटरेचर की एक पहचान मिले, ये हेतु से हम लोगों ने सोचा था कि चलो लिटरेचर को एक सही ढंग से हम लोग स्टडी करने का कोशिश करते। इसका मतलब उसका आगे पीछे स्टोरी हिस्ट्री हर चीज अगर जानेंगे हम लोग तो थोड़ा सा मजा आएगा। नए नए जो ज्वाइन हुए हमारे सदस्य है उन सभी का इसमें लाभ होगा। तो साथ में मेरे बात करने के लिए रहेगा लकी। तो हम दोनों मिलके लिटरेचर को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। क्या बिल या जिसने किसने भी लिटरेचर लिखा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए जो भी रेफरेंस मटेरियल है वो रेफरेंस मटेरियल भी हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि अगर आपको और फर्दर स्टडी करना होगा और ओरिजिनल कंटेंट अगर देखना होगा तो वो कैसे देखने का वो भी आपको समझ में आए। सो दोस्तों, ये स्क्रीन पे मैं एक छोटा सा पीपीटी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ये हिस्ट्री, ये जो किताब है 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन, ये किसने लिखा है आपको पता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पूरी तरह से बिल डब्ल्यू ने लिखा है, लेकिन बिल डब्ल्यू खुद कहते हैं कि बिल डब्ल्यू, बेटी एल और टॉम पी, ये तीनों ने मिलकर इसका ज्यादातर लिखा हुआ है इसको। और उसका जो फाइनल एडिटोरियल टच प्रेजेंटेबिलिटी के हिसाब से जो है वो जैक अलेक्जेंडर ने खुद ने किया हुआ है। इसके लिए अगर आप बिग बुक के फैन हो, बिग बुक कई बार पढ़ चुके हो, तो बिग बुक की भाषा से आपको ये किताब की भाषा थोड़ी सी अलग लगती है। ऑब्वियसली इसका कारण ये भी है कि बीच में लगभग 1939 में पब्लिश हुआ बिग बुक, यानी 1938 में उसका लिखना चल रहा था और 1946 में ये किताब आई। तो इसका मतलब वो बीच में जो 8 साल जो बिल डब्ल्यू के सोब्राइटी के हुए उसका भी असर हमको देखने को मिलता है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी हाउ टू मूव दिस स्क्रीन फॉरवर्ड। ओके, तो आप सभी जानते हो कि 1934 दिसंबर 11 को बिल डब्ल्यू सोबर हो गए और फिर 6 महीने के प्रयास करने के बाद में जब एक भी व्यक्ति सोबर नहीं हो रहा था, वो टाइम पे जब वो एक्रोन में एक बिजनेस डील के लिए गए थे,
हेनरिएटा साइबरलिंग के घर पर उनकी मुलाकात हुई और 10 जून से डॉक्टर बॉब भी सोबर हो गए। उसी दिन को 10 जून को हम लोग अपना एए का फाउंडेशन डे जानते हैं, मानते हैं। उसके बाद में लगभग 1937 में एक्रोन में लगभग 17 लोग मिले थे और उन्होंने एक रिव्यू लिया कि हम लोगों ने क्या हासिल किया। और एक बात रियलाइज हुई कि सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत हैप्पी थे कि हम जो वी वर कंडेम टू ड्रिंक एंड डाई, ऐसे हम जो लोग हैं, ये 17 लोग ये बच चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास में एक विशेष कार्यक्रम मिल चुका है और ये कार्यक्रम ये दुनिया भर फैलना चाहिए, ये उनके विचार थे। उनको ऐसे लग रहा था कि ये कार्यक्रम के बारे में जब भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को पता चलेगा तो ढेर सारा पैसा आएगा, उससे हम हॉस्पिटल्स खोलेंगे, अल्कोहलिक के फैमिलीज के लिए हम लोग चैरिटीज और फंड्स बनाएंगे, अलग 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 एजुकेशनल प्रोजेक्ट वगैरह उनके सामने सपने आए। और साथ ही साथ में उनके मन में एक और भी ख्याल आया कि हम अपनी कहानी लिखेंगे। तो बाकी सब जो विचार थे वो तो काम नहीं किए, लेकिन जो कहानी लिखने का था वो विचार पक्का हुआ, दृढ़ हुआ। और जैसे आप सभी जानते हो कि 1938 में उसको लिखने का काम चालू हो गया। अब 1938 में लगभग हमारे 41 मेंबर सोबर थे और वो टाइम पे उनके सामने जो पिक्चर दिख रहा था कि अभी बुक लिख के हो जाएगा, रीडर्स डाइजेस्ट ने बोला हुआ है कि आपको हम लोग रिव्यू दे देंगे। और रीडर्स डाइजेस्ट दुनिया में सबसे मशहूर मैगजीन हुआ करती थी, तो इसके बाद में लाखों की तादाद में कॉपीज हमारी बिकने वाली है और उसके साथ में हमारा जो फाइनेंशियल ट्रबल है वो सब खत्म होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में उनके मन में एक डर भी था कि अगर इतना सारा पैसा आया तो हम तो ठहरे शराबी, हम ये पैसा मैनेज कर पाएंगे या नहीं, या हम बहक जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, ये एक भाव था। और दूसरा भाव था कि वो टाइम पे रॉकफेलर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत बड़ी कंपनी थी और उनकी चैरिटीज बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो बिल डब्ल्यू के मन में एक विचार ये भी था कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी एक बड़ा फंड चैरिटी हमको खर्चा करने के लिए देने का होगा तो वो सिर्फ बेवड़ों के हाथ में पैसा देंगे क्या? शायद नहीं देंगे। इस हेतु उन्होंने अल्कोहलिक फाउंडेशन की निर्माण किया। इसमें क्लास ए और क्लास बी ट्रस्टीज हम लोगों ने अपॉइंट किए। तो क्लास ए was for amateurs and class B was for buzzards, यानी जो शराब पीकर, शराब से लड़कर अपनी सोबराइटी लेकर आए हैं, ये क्लास बी ट्रस्टीज, और जो सिर्फ हमारी श्रद्धा है इस कार्यक्रम के प्रति, हम सपोर्ट करना चाहते, मदद करना चाहते, वो क्लास ए ट्रस्टीज। तो ये दोनों की मिलके अल्कोहलिक फाउंडेशन बनी और एक ट्रस्टीशिप बनी। उसके बाद में जब 1939 में बिग बुक छप गया, दोस्तों ये किताब का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो लेके जब भी रीडर्स डाइजेस्ट के एडिटर को मिलने को गए, तब तक वो पूरी तरह से पलट गए। उन्होंने कहा, हमने कभी कहा था कि हम आपको बुक रिव्यू देंगे? हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी। और सब लोगों ने सर को हाथ लगा दिया कि अगर रीडर्स डाइजेस्ट पब्लिश नहीं करेगा, रिव्यू, बुक रिव्यू नहीं देगा, तो दुनिया भर हम ये किताब जाएगी कैसे? और हमने अभी 10,000 क्वांटिटी छाप के रखी है, इसका बहुत बड़ा कर्जा हो चुका है और ये पैसा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और ऐसे में अगर ये हुआ तो क्या करेंगे? सब लोग बड़े परेशान थे। उन्होंने अलग अलग वर्तमान पत्रों को बात करना शुरुआत किया। एक था क्लीवलैंड प्लेन डीलर, जो हमारा बहुत उसकी वजह से अर्ली 1939 में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई मेंबरशिप की। तो क्लीवलैंड प्लेन डीलर में कंटिन्यूसली हमारे आर्टिकल छप रहे थे। उसी तरीके से लिबर्टी मैगजीन वगैरह, ऐसे जो भी वर्तमान पत्र या मैगजीन
हमारी स्टोरीज कैरी करने के लिए तैयार है, उनको सबको हम लोग अप्रोच करना चालू कर दिए। और धीरे 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 ये 100 से हमारी मेंबरशिप बढ़ते 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 1941 तक 2000 मेंबर्स तक पहुंच चुके थे। और फिर 2000 की इस मेंबरशिप की अवस्था में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, जैक अलेक्जेंडर, और उन्होंने सैटरडे इवनिंग पोस्ट नाम की एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में हमारे ऊपर एक आर्टिकल लिखा। और वो जो आर्टिकल था वो दुनिया भर, उन दिनों सैटरडे इवनिंग पोस्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट रेड मैगजीन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जहां जहां पर भी इंग्लिश भाषिक देश थे, इंग्लिश भाषिक लोग थे, वहां वहां पर ये पत्रिका जाती थी। और सडनली हमारी मेंबरशिप 1941 से 42 के पीरियड में 2000 से 8000 हो गई, 6000 नए मेंबर आ गए। अभी आप सोच लो कि 4 साल पहले 40 की सदस्यता और डायरेक्टली अभी 8000 की सदस्यता, तो क्या ग्रोथ रेट रहा होगा, कितने खत आ रहे होंगे, कितनी किताबें बिक रही होगी, कितना एक्साइटमेंट पीरियड रहेगा। तो 1938 के फॉल में बिल डब्ल्यू को अभी अभी थोड़ा सा सक्सेस मिलना चालू हो गया था। 3 साल की सोबराइटी थी, यंग थे, उनको बहुत सारी चीजें हासिल करने की थी। उनको ये भाव था कि भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। और ये सभी उनकी राइटिंग में आता है। 1938 के ऑटम में उन्होंने 12 स्टेप्स लिखी, एक झटके में बैठ के उन्होंने लिख डाली थी। और आप अगर पूरी जो बिग बुक की भाषा जब भी देखते हो, तो वो बिग बुक की भाषा उनकी 1938 की भाषा है। वो टाइम पे उनकी एक्साइटमेंट, उनका श्रद्धा, उनका विश्वास, उनका उत्साह, उनका कमिटमेंट, उनकी गारंटी, ये सभी जो है वो आपको 1939 में बिग बुक जब भी पब्लिश हुआ उसमें दिखाई देती है। धीरे 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 1940 गया, 41 गया, 42 होने लगा। अभी हजारों की तादाद में कॉपीज हमारी बिग बुक की बिक रही थी। बिल डब्ल्यू खुद कहते थे कि हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, यानी दसों हजार लोग हमारे साथ में जुड़ने लगे थे। क्योंकि जब भी वो हिस्ट्री का ए कम्स ऑफ एज में बड़ी खूबसूरती से वो उन्होंने, बिल डब्ल्यू ने 3 लीगेसीज का उनका टॉक है, उसके ऊपर बात करते हुए बिल डब्ल्यू कहते हैं कि 1935 से लेके 1939 का जो पीरियड है, दैट वाज आवर स्टार्टअप फेज। उन्होंने स्टार्टअप ये यूज नहीं किया है, उन्होंने पायोनियरिंग डेज का शब्द यूज किया है। यानी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग धड़पड़ा रहे थे, हम लोग को मालूम नहीं था हम कैसे चलने वाले हैं। 1939 में क्लैरेंसेस और क्लीवलैंड ग्रुप ने हमको स्पॉन्सरशिप की संकल्पना दी कि एक शराबी जब दूसरे शराबी के साथ में बात करेगा तो ग्रोथ होती है, फास्ट होती है, रिकवरी फास्ट होती है। तो एक तरफ यहाँ पर एक की नए नए तत्व उलझ रहे थे, और साथ ही साथ में मेंबरशिप हजारों की तादाद में बढ़ रही थी। फिर वो प्रीस्ट थे, प्रेस थी, डॉक्टर्स थे, जो भी लोग थे, सभी लोगों ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को पकड़ के रखा, क्योंकि शराबियत की इस समस्या के ऊपर कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। तो ये जो ग्रुप्स बनने लगे, बिग बुक की कॉपी सब जगह पे बिकने लगी, और वो देख के लोगों ने वो कॉपीज पढ़ पढ़ के एक दूसरे के साथ बात करके ग्रुप्स फॉर्म होने लगे। अब ये जब ये ग्रुप्स बनने लगे तो उनको कुछ आइडिया नहीं थी कि ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, ना कि कोई गाइडलाइंस थी। तो बहुत सारी गड़बड़ी होने लगी। कोई अपना फोटो पेपरों में छापने लगा, कोई रेडियो पे इंटरव्यू देने लगा, कोई शराब बनाने वाली कंपनियों का ही स्पॉन्सरशिप लेने लगा। ऐसी सारी कंफ्यूजन में से फाइनली बिल डब्ल्यू को रियलाइज हुआ कि ढेर सारे प्रॉब्लम्स, जब भी झगड़े होते थे, कंप्लेंट्स होती थी, तो सब लोग खत लिखते थे सेंट्रल ऑफिस को। और ये सभी जो खत थे, ये खतों के उन्होंने 12 हिस्से बनाए, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 12 स्टेप्स लिखी हुई थी, और 12 स्टेप्स में उनको बहुत विश्वास था। इसके लिए उन्होंने ये भी 12 में उनको डिवाइड किया, और वो हमारी 12 ट्रेडिशंस यहां से हमारे को प्राप्त हुई। इसके सॉरी, इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो नीचे ये ब्रैकेट में दिए हुए
AACOA यानी AA comes of age, पेज नंबर 187, 192, 193, 198, 204, इसमें और 213 पे भी है। फिर PIO ये किताब है, पास इट ऑन, इसमें 305, 306 पेज पे आपको इसका ये रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। और लैंग्वेज ऑफ आर्ट LOH इसमें 154 पेज नंबर पे आपको ये सभी जो रेफरेंस जो मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ये कहाँ से लिए है ये हेतु हम यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अभी 1944 में ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन नाम का अपना AA का मैगजीन शुरू हो गया, और उसके अगस्त के इशू में बिल डब्ल्यू ने पहला एक आर्टिकल लिखा। ये सभी जो समस्याएं आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स बार बार ग्रुपों में दिखाई दे रहे थे, ग्रुपों में होने वाले झगड़े, बंद पड़ना, टूट जाना, बाहर निकलना, ये सभी जो ये लफड़े दिख रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए बिल डब्ल्यू ने एक आर्टिकल लिखा अगस्त 1944 में कि मॉडेस्टी वन प्लान फॉर आवर पब्लिक रिलेशंस, गुड पब्लिक रिलेशन। इससे ट्रेडिशंस के प्रति एक मूवमेंट चालू हो गई, एक विचार चालू हो गया। और उसी साल के 44 के जुलाई महीने के ग्रेप वाइन में एक आर्टिकल छपा हुआ था वॉशिंगटोनियन सोसाइटी पे। ये हमारे एक सदस्य थे CHK ऑफ लैंसिंग सिटी से, मिशिगन में से, इन्होंने वॉशिंगटोनियन सोसाइटी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे 1 लाख तक बढ़ी हुई ये फेलोशिप थी उनकी वॉशिंगटोनियन सोसाइटी की, लेकिन वो अनावश्यक जाति के, वोटिंग के, पॉलिटिकल झगड़ों में पड़ते हुए आपस में झगड़ कर इसका अस्त हो गया था। तो उन्होंने ये गाइडिंग प्रिंसिपल दिया था कि बिल डब्ल्यू ने इस आर्टिकल को अपना बेस बनाया कि अगर ये गलतियां हमें नहीं दोहरानी है और हमें अगर अपना फ्यूचर अगर सही बनाना है, तो मॉडेस्टी यानी ह्यूमिलिटी ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। 1946 में अप्रैल महीने में ग्रेप वाइन ने और एक आर्टिकल 12 ट्रेडिशंस के ऊपर प्रेजेंटेशन किया, और वहां पर बिल डब्ल्यू ने इसका टाइटल दिया था एन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ट्रेडिशन ऑफ रिलेशंस, 12 पॉइंट्स टू एश्योर आवर फ्यूचर। इन्होंने कहा कि हमारी जो भी समस्याएं होंगी, ये 3 प्रकार की समस्याएं होगी। एक ग्रुप में अंदर के अंदर मेंबरों के बीच में होने वाली रिलेशंस, एक ग्रुप का बाकी फेलोशिप के साथ में होने वाले रिलेशंस, और हमारी फेलोशिप का बाहर का जो विश्व है इनके साथ में होने वाले रिलेशंस। तो ये 3 टाइप के रिलेशनशिप्स के हमारे पास प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, और अगर हम ये 12 तत्वों का पालन करेंगे, ये 12 पॉइंट्स, तो हमारा फ्यूचर निश्चित है। इन्हीं को बाद में जाकर हमने अडॉप्ट कर दिया द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस। 1947 में यहां पर भी आपको दिखाई देता है AACOA, LOH और GV स्टैंड्स फॉर ग्रेप वाइन, LOH फॉर लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। 1947 में ग्रेप वाइन के दिसंबर के इशू में एक नोटिस आई कि 48 पन्नों का एक पैम्पलेट AA के ट्रेडिशंस के ऊपर आपको भेजा जा रहा है, कृपया ये पढ़े और आपका फीडबैक दे। बिल डब्ल्यू के मन में बहुत था कि पूरे फेलोशिप को जैसे 12 स्टेप्स को मान्यता मिली है, उसी तरीके से ट्रेडिशंस की मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए बिल और लोइस डब्ल्यू पूरे अमेरिका के गांव-गांव में हर एक ग्रुपों में जाके उन्होंने ये ट्रेडिशंस के बारे में बात किया, और ये 18 पेज का जो पैम्पलेट था, ये पैम्पलेट सबको समझाने हेतु भेजा गया था। 1939 में जब भी पहला कन्वेंशन 1950 में होने जा रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी, वो टाइम पे अर्ल टी करके हमारे मेंबर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ये जो तुमने लिखा है ये बहुत लंबा है, बहुत मतलब क्लिष्ट है, पढ़ने के लिए आसान नहीं है, समझने के लिए आसान नहीं है, इसको तुम छोटा करो। तो अर्ल टी की मदद से उन्होंने 12 ट्रेडिशंस का शॉर्ट फॉर्म बनाया, और नवंबर में ये ग्रेप वाइन में पब्लिश हुआ। ये पूरा का पूरा इशू जो था
ये क्लीवलैंड के पहले कन्वेंशन होने की तैयारी में था और प्राइमरी स्पिरिचुअल एम इसके दौरान चेंज करके अपना प्राइमरी पर्पस किया गया। ट्रेडिशन 6 में ये बदलाव यहां पर किया गया और 12वीं ट्रेडिशन में प्रिंसिपल्स अबव पर्सनैलिटी को चेंज करके प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी चेंज किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव हमारे वो 1949 के इसमें किए गए। उसके बाद में 1950 में 3000 लोग अटेंडीज थे। सब लोगों ने स्टैंड होके वोट करके ये ट्रेडिशंस को स्वीकृति दे दी और 1953 में जून महीने में ये जो बुक है 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस ये पब्लिश हो गई। बिल डब्ल्यू खुद इसको कहते हैं कि ये जो छोटी सी किताब है ये हमारा एक टेक्स्ट बुक है। ये हमारा एक AA के 24 तत्वों को जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो ये यहां से आपको समझ में आएगा। याद रखिएगा ये किताब भले 3-4 जनों ने लिखी थी लेकिन ये पूरे ओल्ड टाइम जब तभी जो भी सोबर मेंबर्स थे उनको सबको इसका ड्राफ्ट भेजा गया था। सबके पास से इसकी मान्यता ली गई थी। सब ए मेंबर्स ही नहीं बल्कि समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भी ये किताब भेजी गई थी और ये सभी की मान्यता लेकर 1953 में ये छप गई थी। इसके बारे में बिल डब्ल्यू जब भी लिखते हैं ग्रे पॉइंट के आर्टिकल में तो वहां पर वो कहते हैं कि कोई भी ये सदस्य आपको बता सकता है कि हमारे बीच में कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे रिलेशनशिप्स को लेके क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर और एटीट्यूड टुवर्ड्स एवर पासिंग प्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ लीडरशिप, मनी एंड अथॉरिटी, ये 3 चीजों को ये एड्रेस करती है कि हमारी जब भी लोग साथ में आएंगे तो 3 दिक्कतें उनको बार बार आएगी और वो दिक्कतें हैं उनका लीडरशिप का, पॉलिटिक्स और पैसा और अथॉरिटी यानी पावर। तो ये सभी ट्रेडिशंस जो है ये सभी को इनको सबको चेक करने के हेतु ये बनाए गए हैं। सो ये रही हमारी ट्रेडिशंस की हिस्ट्री। साथ ही साथ में AA की फेलोशिप बदल रही थी। 1935 से लेके 39 की जो फेज थी उसमें जो भी सोबर हुए थे ये लार्जली रॉक बॉटम ड्रंक्स थे, यानी सब कुछ गया हुआ है, घर द्वार गया हुआ है, कैसे तो भी बचे हुए। तो जो बिग बुक की जो भाषा है, बिग बुक का जो अपील है ये रॉक बॉटम ड्रंक्स के लिए बनाया गया था। और अभी बिल डब्ल्यू को इतने सालों के बाद में रियलाइज हो गया था कि अरे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कई यंग लोग आ रहे हैं, कई लोग जिनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसे भी लोग आ रहे हैं। तो थोड़ी सी डाइल्यूशन करने की जरूरत है, सबको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। तो जब भी आप 12 स्टेप 12 ट्रेडिशंस की जब भी 12 कदमों को देखने को चालू करते हो तो उसमें टोटली फर्क आपको दिखाई देता है। बिग बुक में जो 12 कदमों का उन्होंने जिक्र जिस भाषा में किया है, जितने आग्रह के साथ किया है, उसके सामने 12 एंड 12 में आपको भाषा और टोन ये ज्यादा लॉजिक और फिलोसॉफिकल लगने लगता है। तो यहां पर बिल डब्ल्यू कहते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जब ये किताब हमने पब्लिश की थी जब ये हमारी फेलोशिप थी छोटी सी और एकदम बॉटम वाली केसेस के, लो बॉटम केसेस की, लेकिन वो टाइम पे जो लेस डेस्परेट थे, जिनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वो लोगों को यश नहीं मिल रहा था, वो लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है। तो इसे बदलाव करने के हेतु ये जो स्टेप्स है ये अभी हम लोगों ने इस प्रकार से बिल डब्ल्यू ने लिखा हुआ है। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि ए इज नाउ कंपोज्ड ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ अल्कोहलिक्स हु स्टिल हैव देयर हेल्थ, फैमिलीज एंड जॉब्स, जिनकी अभी तक नौकरियां है, सेहत बनी हुई है और फैमिलीज भी उनकी इंटैक्ट है, ऐसे लोग अभी आ रहे हैं। और ये लोग इतने मोटिवेटेड नहीं है जो स्ट्रांग कि ये करेंगे नहीं तो आप मरेंगे, ये भाषा इनको अभी नहीं चलेगी। तो इसीलिए बिल डब्ल्यू वहां पर 12/12 में कहते हैं few people will sincerely try to practice the AA program unless they have hit bottom.
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी अ, दिलो जान से ये कार्यक्रम लेंगे जब तक उनकी पूरी तरह से हालत गंभीर नहीं हुई है। लेकिन जो एवरेज अल्कोहलिक है, आज जो फेलोशिप में आने वाला जो एवरेज अल्कोहलिक है, वो इतना नीचे गिरना ही नहीं चाहता है। वो आप लोगों की गिरी हुई हालत को देख के खुद संभलना चाहता है, और वो समझता है कि अगर उसको इतना तुम्हारे जितना फिसलना नहीं है और जिंदा भी रहना है तो उसे ये कार्यक्रम स्वीकार करना पड़ेगा। यानी बिल डब्ल्यू ने ये बॉटम रेज कर दिया। वो पहले जो रॉक बॉटम को अपील कर रहे थे, यहां से चेंज करके बिल डब्ल्यू ने इसको लाया मोर जनरलाइज्ड। और एक बड़ी बात है यहां पर, तो जब भी उन्होंने देखा कि अभी जब ये बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, 1950 तक तो 1 लाख सदस्यता हमारी हो गई थी, तो ये जब ये किताब लिखी जा रही थी 51-52 में, डॉक्टर बॉब के मृत्यु के बाद में ये लिखा हुआ जा रहा था, वो टाइम पे बिल डब्ल्यू ने सोचा कि आने वाले हर एक को यहां पर आना चाहिए। उसमें शायद सबको भगवान पे उतना विश्वास होगा जरूरी नहीं है, उसमें से कुछ एथिस्ट भी हो सकते हैं, भगवान के ऊपर बिल्कुल ही मानने वाले नहीं है ऐसे हो सकते हैं, कुछ साइंस को मानने वाले हो सकते हैं, या कोई नेचर विचर निसर्ग ये सब चीजों को मानने वाले हो सकते हैं। तो यहां पर बिल डब्ल्यू ने थोड़ा सा डाइल्यूशन कर दिया, और यहां पर बिल डब्ल्यू ने सब्स्टिट्यूट दे दिया थर्ड स्टेप में। यहां पर पहले जो खाली भगवान की बात कर रहे थे, यहां तीसरी पायरी में बात करते समय बिल डब्ल्यू कहते हैं कि many people begin to solve the problem by the method of substitution. You can, if you wish, make A itself your higher power. यानी अगर आपको ईश्वर मानने में दिक्कत है या किसी भी दूसरी ताकत को उच्च शक्ति मानने में दिक्कत है, तो आप ए को ही आपकी उच्च शक्ति मानकर चलिए। ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन आपको दिखता है कि लगभग 15 साल की एए के फेलोशिप में आने वाले सदस्यों को देखते हुए उन्होंने देखा, भाई ये जब भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप का जमाना था और हम लोग जब भी चर्च में मीटिंग करते थे और हमारा सभी कैथलिक ही हमारा सबका बेस हुआ करता था, तब की फेलोशिप और अभी की फेलोशिप, ये दो जमीन आसमान से अलग फेलोशिप है। अब ये दुनिया भर ये फैलने लगी है, और अलग अलग देशों के अलग अलग रिलीजन्स के लोगों के लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हमें ये देखना जरूरी है कि किसी ना किसी प्रकार से एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें लोगों को तैयार करना है। तो ये बैकग्राउंड इसके लिए मैंने दिया दोस्तों, क्योंकि आपने समझना चाहिए कि क्या बैकड्रॉप के ऊपर बिल डब्ल्यू और ये सब लोग जो भी लिखने को बैठे थे ये किताब, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अभी जब भी हम अपने ये किताब की तरफ आएंगे, और मैं लकी को कहूंगा कि इंट्रोडक्शन पढ़िए। ये जो 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन, ये जो किताब है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है बड़ी खूबसूरती से दी हुई है। तो चंदू प्लीज शेयर दैट, एंड लकी ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू भूषण। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। आज का हाय दिन शराब लकी। के पहले घोट से दूर हूँ। यू आर गोइंग वेरी वेल भूषण। चंदू क्या शेयर करेगा, इंग्लिश हिंदी? चंदू? Chaitanya, 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 हाँ share चैतन्य। that introduction. हाँ Yes. सॉरी, हाँ ये इंट्रोडक्शन देखते हैं जो भी आपके सामने है। क्या ये हिंदी 12/12 में भी ये इंट्रोडक्शन है क्या, कोई बताएगा? नहीं है। नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है। अच्छा, तो ये सिर्फ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है। जब भी हमने ट्रांसलेट किया भाषा में, तभी इंट्रोडक्शन का ट्रांसलेशन शायद हम भूल गए होंगे, या कोई और कारण भी हो सकता है जो मुझे ज्ञात नहीं है। तो मैं इसका गूगल ट्रांसलेशन आपके सामने रखता हूं। मुद्दा भूषण ने बहुत इलाबोरेटली एक सुलझे हुए तरीके से हमारे सामने जो तत्व रखे, उसी को अगर हम उस विचार को पकड़ के रखें, और विचार ये था कि हम शराबियों को मिल कुछ नहीं रहा था, फिर कुछ मिल गया, और जहां से मिला वो धार्मिक तत्वों पे विश्वास करने वाला ऑक्सफोर्ड ग्रुप,
और फिर उसके बाद में हमने जो अपने आप में पाया और जो विचारों के साथ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो बनता गया। लेकिन जैसे आमतौर पे होता है, हम सभी की, मैं ये प्रीफेस का थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। हम सभी जब कोई एक काम कर लेते हैं ना, तो दोबारा जब उसके तरफ मुड़ के देखते हैं तो हमें फिर अपने काम में खामियां तो शायद नजर ना आए, लेकिन हमें ऐसा जरूर महसूस होता है कि यार इसको थोड़ा सा खुलासा करना चाहिए था, इसको थोड़ा सा ना और उदार रखना चाहिए था। कई जगह पे जो हमारी पुरानी मानसिकता थी, क्योंकि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुल मिला के 60 लोग थे पहले, और सभी अपनी अपनी सोब्राइटी के लिए धड़पड़ा रहे थे। सभी बॉटम वाले केसेस थे। बिल की भी कहानी जब आप पढ़े तो बिल भी कोई वेल ऑफ थे नहीं, लुइस काम कर रही थी। और ऐसे में वो भाषा से लेकर के और भविष्य का विचार करना कि भाई आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद जब लोग पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे सोचेंगे, वो कोई चीजें ध्यान में नहीं आई। बस भूख लगी है तो खाना है, हमारी जरूरत है उसको पूरा करना है, और जो भी मिले हुए तत्व हैं उन तत्वों को हमने अभी पंजीकृत कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। और वो कोशिशों के बाद जैसे जैसे ए में और लोग आते गए, 60 के 100 हुए, 60,000 हुए, लाख हुए, और बिल ने भी खुद अपनी रिकवरी में अपने बदलते हुए नजरिए को देखा। हमारे प्रोग्राम का जादू तो है ही ना, वो पर्सनालिटी में, व्यक्तिमत्व में चेंज ले ही आता है। और हमको ये भी समझना जरूरी है कि जब ये किताब लिखी गई थी तो हेतु क्या थे। तभी बिल के तो जैसे भूषण ने बताया, बहुत बड़े ख्यालात थे। वो तो पूरी दुनिया को बदलना चाहता था और जल्दी से करना चाहता था। लेकिन बिल भी जब इन कदमों पे चलने लगा, इनको प्रैक्टिस करने लगा, तो प्रैक्टिस में वो जादू आया कि बिल का देखने का भी नजरिया बदला। और हम जानते हैं कि तब तक 60,000 लोग हो चुके थे, और बिल लिखता है, इसी प्रीफेस में ही लिखता है कि अगर मैं उसमें एक लाइन भी बदली करना चाहूं ना तो क्या हंगामा हो जाएगा, मुझे लोग करने नहीं देंगे। तो अभी लाइन तो बदली हो नहीं सकती। दिख रहा है कि कई जगह पे हम बहुत रिजिड हो गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता नहीं रही है। तो उसके लिए क्या किया जाए। तब तक 12 ट्रेडिशंस की बात और उसकी जरूरत तो आ ही गई थी। तो बिल कई अपने लेखों में लिखता है कि भाई 12 ट्रेडिशंस के साथ साथ मैं 12 स्टेप्स को इसमें साथ में इलाबोरेट कर दूंगा। तो मैं जो लिखा है उसको बदल तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तब तक बिग बुक हमारी बेसिक टेक्स्ट हो चुकी थी। और उसके ऊपर की श्रद्धा और विश्वास, और उस श्रद्धा और विश्वास के दम पे लाखों रिकवरियों का विश्वास हिलाना और उसमें जाके बदलाव करने की बात करना, ये तो आप समझ सकते हैं ना। जैसे किसी धर्म ग्रंथ में आज हम बदलाव की बात करें, वो तो लिखा गया, वो तो अमर हो गया, वो तो रजिस्टर हो गया, खत्म। अब उसके ऊपर खुलासा ही किया जा सकता है। तो ये 12/12 का जो प्रीफेस है वो कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये पहली बार 1953 में प्रकाशित हुई। बिल डब्ल्यू, जिन्होंने डॉक्टर बॉब के साथ मिलकर 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना की, ने यह पुस्तक लिखी। यह पुस्तक लिखने में जिन्होंने मदद की उसका वर्णन भूषण ने कर दिया है, ताकि यह 18 वर्षों के सामूहिक अनुभव को साझा कर सके कि कैसे ये सदस्य ठीक होते हैं और हमारा संगठन कैसे कार्य करता है। आप देखेंगे ये प्रीफेस में ट्रेडिशन का इंट्रोडक्शन आ गया।
हमारा संगठन कैसे कार्य करता है ये आपको बिग बुक में नहीं मिलेगा। बिग बुक में आपको विजन फॉर यू मिलेगा कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैसे कार्य करता है, उसके जीवन में बदलाव आने के बाद में वो औरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या करता है। वो विजन फॉर यू में तो क्लियर था, लेकिन अब संगठन का स्वरूप आ गया था। तो हमारा संगठन कैसे कार्य करता है। हाल के वर्षों में कुछ एक सदस्य और मित्रों ने पूछा कि क्या पुस्तक की भाषा, मुहावरे और ऐतिहासिक संदर्भन को बदलना उचित होगा ताकि संगठन की छवि अधिक समकालीन हो सके। ये बात हो रही है अपने बिग बुक की। हालांकि क्योंकि इस पुस्तक ने कई शराबियों को स्वस्थ होने में मदद की है, संगठन के भीतर इसे बदलने के खिलाफ मजबूत भावना है। ये जो मैं बात कर रहा था ना बिग बुक की, ये 12x12 के प्रीफेस में ये आता है। एक्चुअली में वास्तव में 2002 के जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सर्व सम्मति से अनुशंसा की गई। बिल डब्ल्यू द्वारा लिखी गई पुस्तक 12 चरण और 12 परंपराएं का पाठ जैसा है वैसा ही बना रहे, यह मान्यता देते हुए कि संगठन चाहता है कि बिल की लिखावट मूल रूप से संरक्षित रहे। अब देखिए, पहले हम बात कर रहे थे बिग बुक की, अब ये प्रीफेस में हम बात कर रहे हैं 12x12 की, क्योंकि 12x12 भी तो 1953 में प्रकाशित हुई और 1953 से लेकर 2000 आने तक बहुत बदलाव हो गए थे। फिर भी इसका ध्यान केंद्रित करते हुए इसमें मूल भाषा का अपडेट और फुटनोट लिया गया है। हम आशा करते हैं कि इन पृष्ठों में कैद ए अग्रदूतों का सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव शराबियों और ए के मित्रों को हमारे कार्यक्रम के सिद्धांतों को समझने में मदद करता रहेगा। ये था इस इंट्रोडक्शन का एक रफ हिंदी अनुवाद। और ये अब हिंदी ट्रांसलेशन में क्यों नहीं है, ये विषय शायद और हमें गहराई से देखना पड़ेगा। बट लेकिन फिर भी हमारा जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस था, जो आध्यात्मिक अनुभव था, वो आध्यात्मिक अनुभव ये ए के जो पायनियर्स हैं, हम ए के पायनियर्स फाउंडर्स कहते हैं बिल और बॉब को, और जो शुरुआती के जो सारे लोग थे उनको हम पायनियर्स ही कहते हैं, ताकि ए के इन तत्वों को हम समझ सके। अब अगर हम इसके आगे चले प्रीफेस के पोषण, तो क्या हम उस तरफ जाना चाहेंगे जहां पे बिल हमको ले जाना चाहता था, जहां पे बिल ने एक बार तो 12 अपने बिग बुक के अंदर अपनी कार्यक्रम प्रतिक्रिया लिख दी, लेकिन लिखने के बाद उसको जब ये महसूस हुआ कि अभी तो और खुलासा करना बाकी था, यहां तो खुलासा किया ही नहीं। क्योंकि आमतौर पे अगर हम बिग बुक और 12x12 को जब एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे कि प्रोग्राम तो वही है, लेकिन बिग बुक में क्या लिखा गया है और 12x12 में क्या लिखा गया है, तो बिग बुक जैसे लगती है कि डिजीज और हमारी समस्या को लेकर के बहुत अधिक महत्व दिया गया। और वो महत्व जैसे डॉक्टर सिल्फर का डॉक्टर्स ओपिनियन और इसको बीमारी पे जोर देने की जो हमारी तथाकथित बीमारी के बारे में बात करने की जो थी, वो सारी चीजें हमें बहुत गंभीरता से वहां दिखाई देती हैं। तो क्या एक छोटी सी तुलना उसकी भी हो जाए? सर्टनली, भूषण, सर्टनली। आप वो क्योंकि वो स्क्रीन हमें शेयर करो। एक मिनट, अभी ये स्क्रीन शेयर करने का झमेला, लेट मी सी। सो एक बात तो क्लियर थी कि जो इनिशियल लिटरेचर था उसके पीछे का जो भाव था, अगर आप बिग बुक की भाषा देखते हो, वहां से 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन की भाषा देखते हो,
और उसके बाद में एक कंसर्वेज की भाषा देखते हो, ये हर एक भाषा में आपको बदलाव दिखाई देगा। जब भी बिल बात कर रहा है तो एक अलग फ्लेवर दिखाई देता है, जब भी बाकी लोगों का मतलब, इसमें सब में से हटकर है लिविंग सोबर। लिविंग सोबर की किताब जब भी हम लोग देखते हैं तो उसमें तो टोटली अलग ही भाषा का प्रयोग है, क्योंकि वो बहुत बाद में बनी हुई है। ये इंटरेस्टिंग है कि कौन से डिकेड में कौन सा पीस ऑफ लिटरेचर आया, कौन सा लिटरेचर कब आया। तो वो टाइम की जो मनस्थिति थी, वो टाइम की जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे ये लिटरेचर बनने के पीछे, उनका वो असर वहां पर दिखाई देता है। So I will share this. स्टॉप दिस स्क्रीन शेयर। हाँ, Screen is visible? यस। Okay. ये एक ब्रीफ छोटा सा टेबल है जिसमें बिग बुक का फोकस और 12x12 का फोकस, जो अभी पूषण बात कर रहा था, क्योंकि समय के साथ हमारी जो मैच्योरिटी आती है, हमारे अंदर जो समझदारी आती है, वो समझ में आती है। तो अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप एक हल्की सी नजर मारे मोटे मोटे तौर के ऊपर, क्योंकि बाद में तो हम आगे जाएंगे ही, फिर जब हम किताब में घुसेंगे तो उसके इलाबोरेशन में घुसेंगे। तो बिग बुक का फोकस स्टेप 1 में पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल, होपलेसनेस, हमें घुटने टेकने पड़ेंगे, मस्ट एडमिट डिफीट, क्रेविंग, ऑब्सेशन, मेडिकल प्रूफ और स्टोरीज, ये सारा का सारा हम बिग बुक का फोकस देखते हैं। अब इसके सामने जब हम 12x12 में आते हैं तो यहाँ पे हतबलता, जिसको हम कहते हैं शक्तिहीनता, शक्तिहीनता को एक्सपांड कर दिया बिल ने। उसमें अहंकार को और सेल्फ विल को भी डाल दिया कि मैं अपने ईगो के आगे भी पावरलेस हूं, मैं सेल्फ विल मेरी चलाता रहता हूं। ह्यूमिलिटी वर्सेस ह्यूमिलिएशन का खुलासा आपको पहले स्टेप में देखने को मिलता है। इमोशनल सोब्राइटी स्टार्ट्स हियर। तो अगर पहले कदम में ही मोटे तौर के ऊपर मैं देखना चाहूं इसको, तो एक तरफ तो समझ में आता है गंभीरता, घुटने टेक देने की बात, मेडिकल प्रूफ देना, क्रेविंग और ऑब्सेशन, और उसके सामने जब उसको विस्तृत रूप से किया गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें साथ में सम्मिलित की गई जो पूषण कह रहा था ना, कि जो हाई बॉटम केसेस है, जिनके पास शायद अभी भी पीने का चॉइस है, क्योंकि पहले 60 लोग तो हॉस्पिटल के बेड से ही आए हुए थे, घरदार से बाहर फेंके हुए लोग थे, उनके लिए वो सब मस्ट। कई मेरे दोस्त बोलते हैं कि बिग बुक में कितने मस्ट हैं, यहाँ पे शायद आपको मस्त नहीं दिखेंगे। तो ये पहले कदम का एक तुलनात्मक नजरिया था। दूसरा कदम क्या कहता था? तो फर्क वहां पर ये दिखता है कि पहले इसमें फोकस पूरी तरह शराब के ऊपर है, शराब के ऊपर का होपलेसनेस, शराब के ऊपर का पावरलेसनेस, शराब के सामने डिफीट करना, शराब का क्रेविंग, यानी एवरीथिंग अल्कोहल सेंटर्ड है बिग बुक में फोकस। वेरएज 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन में ये ज्यादा पर्सनैलिटी की तरफ फोकस आता है। तब तक आप देख सकते हो कि बाकी भी एडिक्शंस, जब आप 1951-52 में देखते हो तो ढेर सारे नारकोटिक वाले भी मीटिंग्स में आके बैठते थे, बाकी सब एडिक्शंस वाले भी आके बैठते थे। तब तक ये बात समझ चुके थे ये कि ये एडिक्शन सिर्फ शराब के प्रति नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार का जो कंपल्शन है उसके ऊपर ये काम करता है। ये 12 स्टेप्स काम करती है, क्योंकि बेसिकली दे वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये काम करती है। और पर्सनैलिटी का बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है? तो वो है ईगो और सेल्फ विल। जो दुनिया ने सही ढंग था जीने का बताया हुआ, वो ढंग के खिलाफ जाकर हम जो जिए हुए हैं अपने ही तौर तरीकों से, कोई भी हमारा नैतिकता का मूल्य का न पालन करते हुए हमने जो जिया हुआ है, तो उसके ऊपर यहां पर फोकस है। एंड दैट इज व्हाई द फोकस इज ऑन ह्यूमिलिटी, कि अगर आप ये खुद की छोड़ोगे नहीं तो आपको छुटका मिलेगी नहीं, आपको शांतता मिलेगी नहीं। यहां पर फोकस सेरेनिटी की तरफ, पहले सिर्फ मध्य मुक्ति की तरफ फोकस था, यहां पर फोकस इमोशनल सोबराइटी की तरफ आ गया है। तो बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। ये जो
10 साल की राइटिंग के, 8-10 साल के BW के सोबराइटी में और मैच्योरिटी में भी यहाँ पर काफी सारा अंतर दिखाई देता है। सिमिलरली हम सब वो कहानी जानते ही हैं, बहुत सारे लोग के नीड फॉर हायर पावर। बिग बुक का फोकस में नीड फॉर हायर पावर और विश्वास करने की जरूरत, ये दूसरे कदम में। हम जैसे जैसे दूसरे कदम को पढ़ते जाएंगे हमें महसूस होगा कि भाई ये उच्च शक्ति के बिना और उसके ऊपर विश्वास किए बिना चीजें संभव लगती नहीं है। जबकि 12/12 में जैसे भूषण ने कहा ऊपर कि भाई हम अल्कोहलिज्म से अल्कोहलिक या पर्सनालिटी पे ले आए, यहाँ पे देखेंगे तो हम इंस्टेनिटी के डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स की बात हो रही है, प्रिजुडिस वर्सेस रिलीजन की बात हो रही है। और अगर हम ये देखेंगे कि बिग बुक में कई बार ऐसा पढ़ने में ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं विश्वास करने के पात्र नहीं हूं तो मेरी प्रगति होना संभव ही नहीं है। जबकि यहाँ पे ग्रोथ इज ग्रेजुअल, कि हम धीरे धीरे आते आते हम समझने लग पड़ते हैं कि हमारी जो इंसानिटी है वो इंसानिटी को समझना ज्यादा जरूरी है, जबकि इसकी तुलना में हायर पावर को समझना बिग बुक कह रहा था। सैनिटी इज इक्वल टू फ्रीडम फ्रॉम ऑब्सेशन। अब यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम ऑब्सेशन की बात ही नहीं हो रही है, ग्रोथ इज ग्रेजुअल। भूषण, यहाँ पे भी मेरे को वही दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि वो जो कैथोलिक ओरिएंटेशन है और जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का जो इफेक्ट है, यानी आप तो सभी जानते ही हो कि वर्चुअली 37 तक तो हम लोग ऑक्सफोर्ड ग्रुप ही थे। 37 के बाद में जब भी हम लोग ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स में बाहर निकल गए, शराबियों की अलग संगठन बनी, तभी हम लोगों के पास कोई नाम तक नहीं था। वी वर जस्ट नोन एज नेमलेस फेसलेस बंच ऑफ ड्रंक्स। तो हमारा कोई नाम भी नहीं था। वहां से जाके जब ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस किताब छपी, तभी हमारे को वो किताब के ऊपर से नाम मिला। तो हमारा पूरा फोकस था वो किसी ना किसी भगवान की हमारे ऊपर कृपा होने में बहुत ज्यादा फोकस हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे, जैसे BW ने खुद भी कहा हुआ है कि पहले 6 महीने जो भी व्यक्ति से वो बात करने को जाता था, ही यूज्ड टू इंसिस्ट कि जैसा मेरे को फ्लैश हुआ लाइटनिंग का, मेरे को जैसा एक आध्यात्मिक अनुभव आया वैसा ही तुमको आना चाहिए। और दूसरे किसी को वो नहीं आ रहा था, तो लोग बार बार पीने को जा रहे थे। जब भी विलियम सिल्कवर्थ ने उनको समझाने का प्रयास किया 6 महीने के बारे में कि डोंट इंसिस्ट अबाउट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जस्ट शेयर व्हाट हैपेंड टू यू। तुम्हारी शराब पीने की इच्छा आज निकल चुकी है, तुम पहले कैसे शराब पीते थे और आज कैसे शराब नहीं पी रहे हो, उसी के ऊपर फोकस करो। वो जो तुम ज्यादा 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 आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहे हो, वो इतना मत बात करो। ये विलियम सिल्कवर्थ ने उसको बताया। आज हम लोग उसी को देखते हैं। स्टेप 2 में जब ये 12/12 में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर BW टॉक्स अबाउट, शुरुआत में ही वो बात करते हैं कि आप अपने एक रूप को ही उच्च शक्ति मान के चलो। शायद सही ईश्वर समझने में आपको वक्त लगेगा, सही ईश्वर की तरफ जाने में आपको समय लगेगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक बात जरूरी है, वो है आपका एक रूप, और इसी को आप आपकी उच्च शक्ति मानकर आगे चलो। धीरे 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 आप श्रद्धा रखने को सीखोगे तो आपको हर प्रकार की श्रद्धा मिलेगी। फिर आपको आपकी रिलीजन की भी श्रद्धा मिलेगी और जो भी आपके मन में है वो भी आपको मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वो जो सडन जो एक फ्लैश जैसा अनुभव से लेकर ये ग्रेजुअल एक्सपीरियंस, ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के वहां पर बात करते हैं। और तीसरा कदम भी वैसे ही चल रहा है, जो डिसीजन लेने की बात और थर्ड स्टेप की प्रेयर, उसके सामने वैसे ही उदारता और वैसे ही खुलासा होता है कि यहाँ पे 1 डे एट ए टाइम के कॉन्सेप्ट्स आ गए। डिसीजन मस्ट बी टेकन एंड रिन्यूड डेली, ईगो वर्सेस गॉड,
फियर ऑफ सरेंडर, मुझे ये जो तीसरे कदम पे दूसरे कदम का जो फ्लो था, जहां पे हमको वो निर्णय लेना था टू टर्न ओवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, मुझे याद है भूषण, मैंने कहीं पढ़ा है कि वो शायद वो स्ट्रांग कॉफी वाला आर्टिकल था कि शुरुआत के आए हुए बंदे को उसको साक्षात घुटने टिकवा के, उससे मत्था टेक के सरेंडर करवा के पहला दूसरा तीसरा स्टेप करवाया जाता था। बराबर। 1956 की बात है, स्ट्रॉन्ग कॉफी एंड वीक कॉफी का वो आर्टिकल आया था। वो लोग कहते थे कि पहले जो भी ए में आता था उसको मार मचोड़ के उसको सोबर कर ही देते थे, यानी उसको वो हर एक स्टेप उसके पास से करवा ही लेना है, उसको साथ में घुमाना है। दूसरा, उसके जिंदगी में कोई प्रायोरिटी नहीं रहता था, एजेंडा ही नहीं रहता था, कैसे भी करके इसको शराब से दूर करना है, ऐसा उनका आग्रह होता था। धीरे 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 जैसे लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए, ब्रॉड हो गए, लाखों की तादाद में संख्या बढ़ने लगी, तो उनको रियलाइज हुआ कि ये तरीका शायद सबके लिए सही नहीं होगा। और यही फिर हमें चौथे कदम में दिखता है, जहां पे स्पेसिफिक रिटर्न इन्वेंट्री का जो हम अपने बिग बुक का टेबल देखते हैं। बिग बुक लिखने का उद्देश्य अगर सोचें, जो भूषण ने पहले बताया, तो बहुत सारी चीजें ना फाइनाइट हमको पढ़ने में मिलेगी बिग बुक में। इसके लिए बिग बुक में टेबल है, जबकि 12x12 में टेबल नहीं है। बिग बुक में इनफैक्ट सिर्फ हम लोग फियर, सेक्सुअल कंडक्ट, एंगर, इनकी बात करते हैं, रिजेंटमेंट, फियर एंड सेक्स कंडक्ट। लेकिन यहां पर बिल डब्ल्यू उसको एक्सपांड करता है और सभी कैरेक्टर डिफेक्ट्स को साथ में लेता है, और वो बोलता है कि बेसिकली माय इंस्टिंक्ट्स हैव गॉन हेवायर। मेरी जो मेरे अंदर का जो जानवर है वो जानवर जाग चुका है, मेरी इंस्टिंक्ट्स जो है वो पूरी ये हो गए। सो जहां देखते या मेरे ख्याल से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बिल डब्ल्यू की जो साइकेट्रिस्ट लोगों के साथ में जो बातचीत हुई, जो चर्चा हुई, वो ही टाइम था जब भी सोशल साइंटिस्ट लाइक जेलेनिक वगैरह ये सब ए के संपर्क में भी आए थे। तो इन चीजों का इन्फ्लुएंस भी बिल डब्ल्यू के ऊपर रहा होगा, जहां पर थोड़े से प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी और फिलोसॉफी भी हमें 12 स्टेप 12 ट्रेडिशंस में देखने को मिलते हैं। सो वो बिग बुक पे जो विलियम जेम्स का इफेक्ट नजर आता है, जो सडन चेंज का, अब वो यहाँ पे एजुकेशनल वैरायटी के चेंज की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। स्टेप 5 भी हमारा ऐसा ही था, एडमिशन टू गॉड एंड टू अनदर पर्सन। इसमें भी मैंने सुना है कि आमतौर पे शुरुआत के मेंबर सारे अमेरिका में कैथलिक, और उनमें कन्फेशन की भूमिका तो थी ही, और वो कन्फेशन की प्रथा को आगे लेते हुए सेम का सेम वैसे यहाँ पे करना तो संभव था नहीं, क्योंकि तभी तक स्पॉन्सरशिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, जो कि सिर्फ स्टेप्स करवाने को ही नहीं, या शुरुआत के दिनों में ही मदद करने में नहीं, आगे भी चल करके एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और एक चेन बनाने में काम के आने लग गया था। तो यहाँ 12x12 हमारे को ह्यूमिलिटी, साइकोलॉजिकल रिलीफ और रैशनलाइजेशन, जो हम वो अर्धा पल्ला हाफ मेजर्स करते हैं, उसके खिलाफ हमको वार्न करने लग गई। तो जो भूषण ने अभी जैसे बताया, जैसे वो कह रहे थे ना कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स में सभी एब्सोल्यूट्स हुआ करते थे, तो वहां पर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर बिग बुक के चौथे कदम में अपने को स्पेसिफिक एकदम ऐसा ये मेरे प्रॉब्लम से इस प्रकार से है। वेयर यहाँ पर जो है कैरेक्टर डिफेक्ट्स, कहाँ से मेरे बचपन से जब भी मैं बड़ा हुआ वहां वहां पर मैंने क्या क्या ये हुए, मेरी इंस्टिंक्ट्स कैसे बदलते गई, कैसे इन्फ्लुएंसेस होते गए, और मैं कैसे मेरी मेरी पर्सनैलिटी कैसे विकृत होते गई, इसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया है। उसी प्रकार से स्टेप 5 में अगर आप इधर देखते हो
तो भगवान को रॉन्ग एडमिट करना, यानी भगवान से पेनेंस मांगना या मुझे माफी मांगना, और जो एब्सोल्यूट जो है वो दिखता है, अनदर पर्सन, सीक्रेसी इज फेटल, चूज समवन ट्रस्टवर्दी, इनके साथ में बात करो। वो टाइम पे कई बार फिफ्थ स्टेप ये प्रीस्ट के साथ में लेने की भी प्रथा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदल के वो ए मेंबर के साथ में ही, स्पॉन्सर्स के साथ में करने की प्रथा हमारे पास में आ गई, और बताया गया कि ये करने से फायदा क्या है। तो तुमको साइकोलॉजिकल रिलीफ है, तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारी को ह्यूमिलिटी, तुम खुद को स्वीकार कर सकोगे। ये सभी जो तत्व है ये हमें यहाँ पर 5वें कदम में देखने को मिलते हैं। छठा और सातवां कदम बिग बुक में बहुत ब्रीफ है, जहां पे इसके ऊपर कोई खासा खुलासा नहीं हुआ। कई बार इतिहास में यहाँ वहां पढ़ने को मिलता है कि भाई बिल ने 12 कदम करने थे, इसके लिए शायद उसको डिवाइड किया, बट एनी विच वे। लेकिन अगर 6th एंड 7th स्टेप अगर हम बिग बुक का देखें, जो ब्रीफ पार्ट था, विलिंगनेस टू हैव डिफेक्ट्स रिमूव्ड एंड एक ट्रांजिशनल स्टेप की बात हो रही थी, मैं समझता हूं कि 12/12 का 6th एंड 7th स्टेप जो है उसमें ट्रिमेंडस डिफरेंस है। इतना डिफरेंस यहाँ पे बिल ने देखा कि द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड बॉयज, वो उसने स्टेप 6 दिस में इज डाल वेयर दिया। मेन आर सेपरेटेड फ्रॉम बॉयज कहता है वो। हाँ, मेन आर सेपरेटेड फ्रॉम बॉयज कहता है। और मैं समझता हूँ आज की तारीख में भी हम भी जो अपना प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो समझते हैं कि फाइनाइट चीजों के ऊपर अपनी बिलीफ से इनफाइनाइट के ऊपर बिलीफ लेके जाने की जो वो क्रिया समझाने की बात करता है, दैट इज माइंड बॉगलिंग। करेक्ट, आप पूछें 6 स्टेप में फ्रॉम फाइनाइट एब्सोल्युटली। टू इनफाइनाइट। सो ये एक्चुअली ये जो दोनों ऐसे लिखे 6th एंड 7th स्टेप के, वो भी लंबे लंबे निबंध है, उसके साथ साथ पन्ने के उसने एक्सप्लेनेशन दिया ये दोनों स्टेप्स का। सो उसको शायद बिल को रियलाइज हुआ था कि बिग बुक में शायद उसको ये जो महत्वपूर्ण टप्पा है कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है, मेरा प्रॉब्लम मेरी पर्सनालिटी, अगर ये मानता हूं मेरी एडिक्टिव पर्सनालिटी है, तो कोई भी चीज वहां डालो मुझे प्रॉब्लम तो होना ही है। कोई भी मेरा डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर ले लो, वो मेरा लाइफ अस्त व्यस्त कर सकता है। इस बात का जो रियलाइजेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर 6th एंड 7th में अपने को दिखता है। अनहेल्दी डिपेंडेंसीज, और हमारी डिपेंडेंसी से हमें फिर शराब से भले हम दूर रहें, लेकिन फिर वो सारी तकलीफें झेलने लगा देती हैं। और अभी देखो यहाँ पे 7th स्टेप में यहाँ ह्यूमिलिटी को एक लाइफ लॉन्ग गोल की तरफ, ह्यूमिलिटी ब्रिंग सेरेनिटी की तरफ ले आए। अब 8वां और 9वां कदम। बिल्कुल। एक पॉइंट अभी यहाँ पर अश्विन भाई ने भी शेयर किया कि ओरिजिनल जो इसकी स्क्रिप्ट थी वहाँ नीज पे आने की बात करते थे स्टेप 6 में, यानी जो मांगना है उसके लिए मुझे घुटनों पर टेक कर मुझे मांगना था। तो ये सब जो है, ये जो रिचुअल्स वाली जो बात है, वो रिचुअल्स वाली बात आपको हटाई दी गई दिखती है 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन में। हम्म, और फिर 8वीं और 9वीं में अमेंड्स पे आते हैं। यस। सो यहाँ पे भी वो फोकस बदलता हुआ दिखाई देता है कि इमोशनल चैलेंजेस की बात हो रही है। विलिंगनेस टू डेवलप ग्रेजुअली। देखो भाषा का ही फर्क कितना समझ में आता है। 9वें कदम के अमेंड्स के प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस एंड टाइमिंग आपको मिलेगी, बिकॉज दैट वाज रेस्टिट्यूशन, दैट वाज पेनेंस, दैट वाज हैविंग अ फ्लेवर ऑफ एब्सोल्यूटनेस, दैट वाज हैविंग अ फ्लेवर ऑफ द रिलीजियस अपब्रिंगिंग। और यहाँ पे हम लिविंग अमेंड्स की तरफ आ जाते हैं। ट्रू अमेंड्स हैज चेंज बिहेवियर, टैक्ट, मोटिव्स, और ये इसमें सारी चीजें। सोशल रेस्टिट्यूशन की भी वो बात करता है कि जो समाज में मुझे दोबारा जाना है, वो समाज ने दोबारा मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मुझे ये चीजें करनी होगी। जब भी बिग बुक में वो बात करता है, वो लार्जली बात करता है मेरे रिलीफ की, कि मैंने माफी मांगने के बाद में माफी मिलने के बाद वाला रिलीफ। लेकिन ये जो है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से लिस्ट कैसे बनाए, आगे कैसे बढ़े, तरीका कैसा होगा।
वो करने के पीछे की मेरी नीयत क्या थी, मेरे को जॉब जल्दी मिले, पैसा मेरा माफ हो जाए, ये थी कि मेरा सचमुच प्यूरिफिकेशन का मोटिव था। और ये करते समय प्राइड की भी वो वार्निंग हमें देते हैं। स्टेप 10 भी वैसा ही था ना, प्रॉम्प्ट एडमिशन ऑफ रॉन्ग और नाइटली रिव्यू सजेस्टेड, जो कि लाइफ लॉन्ग सेल्फ एग्जामिनेशन में, इमोशनल सोबराइटी में और सेल्फ राइटियसनेस के आगे हमें इशारा कर रहा है खतरे की घंटी बजेगी। स्टेप 11, स्टेप 11 इज ऑल्सो वेरी इलाबोरेट इन 12/12, जहां पे हम प्रेयर एंड मेडिटेशन के जो प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग की, अगर हम बिग बुक की तरफ से बात करें तो यहाँ पे जो इलाबोरेशन किया है, जो ग्रोथ। सेंट फ्रांसिस की प्रेयर उन्होंने एग्जाम्पल करके दी है, प्रार्थना करनी है तो कैसे करें, उसका यहाँ पर एक खूबसूरत उदाहरण करके दिया है। मेडिटेशन के ऊपर भी वो बोलते हैं कि मैं कोई ट्रेंड आदमी तो हूं नहीं मेडिटेशन में, मैं तो प्रिफर करता हूं कि मेरे को जहां ठीक लगे ऐसी जगह पर मैं बैठा हूं और अपने आप को खोया हुआ देखता हूं। सो आसानी से आप प्रार्थना कर सके, आपके मन की उच्च शक्ति के साथ में आपका संभाषण हो सके, और वो संभाषण भी कोई मिरेकल वाला नहीं बल्कि अपने आप में बदलाव लाने वाला हो सके, और मैं अपने अंदर के तरंगों को शांत कर सकूं। ये इस प्रार्थना का भाव, ये आपको 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन में दिखाई देता है। हम्म और इसी स्टेप 11 को वो ग्रोथ का स्टेप बोलता था हमेशा बिल, कि बाकी स्टेप्स तो ठीक है चलो, लेकिन अगर ग्रोथ तुम्हारे को चाहिए तो स्टेप 11 से आएगी, थॉट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन से। तो वो मेंटेनेंस के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर अभी ज्यादा भर देने लग गया था, रेदर देन टॉप हैवी थी, अब हमारी 12/12 बॉटम हैवी होती जा रही है। स्टेप 12 में बिग बुक विजन फॉर यू, स्टेप 12 में वर्किंग विथ अदर्स, स्पॉन्सरशिप एंड बाय वर्किंग विथ अदर्स कीप अस सोबर। यहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, लव एंड सर्विस, ह्यूमिलिटी थ्रू सर्विस, प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटीज। स्टेप 12 के ऊपर सबसे ज्यादा पेजेस हैं 12/12 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर वो बात करता है जॉय ऑफ लिविंग, गिविंग विदाउट रिवॉर्ड्स, लव हैज नो प्राइस टैग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को डिस्क्राइब करता है। सो बहुत सी अलग अलग डायमेंशन, एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि मेरे ख्याल से यही समय था जब भी काफी सारे लोग उसको बोलते थे कि खाली शराब के लिए क्यों रखते हो, समाज के हर प्रॉब्लम के लिए तुम्हारी 12 कदम उपयुक्त है, तो सभी के लिए एक दरवाजा क्यों नहीं ये खोल देते हो। ये सभी शायद वही समय था, और उसको देखते हुए जब भी आप देखते हो तो यहाँ की जो आध्यात्मिक वो जागृति की जो बात करता है, बदलाव की जो बात करता है, वो ऑल इनकम्पासिंग, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं जिंदगी के हर समस्या के साथ और हर जगह पर मैं इसे ले जा सकता हूं, उसकी बात करता है। हम्म तो बदलते वक्त के साथ जो आए हुए इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी नजर आते हैं, खुलासा नजर आता है, थोड़ी उदारता नजर आती है, ताकि मध्यपाश की बीमारी से शिकार लोगों में हम अधिकतर तो हमारी परेशानियों के कारण ही कहीं मुड़ने का रास्ता या टर्निंग पॉइंट देखते हैं, लेकिन परेशानी को छोड़ के अगर बाकी चीजों की तरफ भी देखा जाएगा तो आज का भी एजुकेटेड पर्सन वो अगर 12/12 में दिए हुए इन खुलासों को पढ़ेगा तो उसको बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन होगा। हालांकि उसने रॉक बॉटम भी हिट नहीं किया है, बट नाउ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नाउ आवर यूएसपी, ऐसा 12/12 में से मुझे महसूस होता है। यहाँ पर वो अपने को 2 स्टेपिंग के बारे में वार्न भी करता है कि अगर आप सिर्फ शराब से दूर हो गए हो, अस्त व्यस्तता मान ली है और डायरेक्टली संदेशा देने को जाते हो तो प्रॉब्लम होने वाला है भाई। यहाँ पर ये एक चेतावनी भी वो देता है। एंड ऑलवेज ही टॉक्स अबाउट मेकिंग आवर लाइफ अबाउट
गिव एंड टेक बेसिस, ये ट्रांजैक्शनल या एक दूसरे को जो लेन देन जो है, ये कॉम्प्रोमाइज वाला जो लाइफ है, उसके बारे में ये स्ट्रेस करता है कि अगर मुझे समाज में रहना है तो ग्रोइंग क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। वो साइन ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से भाषा में फर्क, उसके मतितार्थ में फर्क और उसके निबंधों को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया हुआ है, वो ए के बदलते हुए चेहरे को समा के सभी के लिए उपयुक्त हो सके, इस भाषा का हमें प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी के साथ इसी को यहाँ पर रोकते हैं और आगे चलते हैं प्रीफेस की तरफ। हमारा जो प्रीफेस है ये आप शेयर कर सकते हो क्या चैतन्य? Let me see where it is. आप सोच रहे होंगे यार ये किताब के पहले की बातचीत इतनी सारी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस किताब का इस्तेमाल किया है। जब भी हम लोग सोचते हैं मेरा प्रोग्राम, यानी हम सोचते हैं कि हमारा सिर्फ बिग बुक, बट एक्चुअली स्पीकिंग अगर हमें मोर रिलेवेंस देखना होगा तो प्रोग्राम की सही पहचान या डेप्थ जो है, ये मुझे 12 स्टेप्स जो 12 स्टेप 12 एडिशन में है वहां से मिलती है। तो फॉरवर्ड में बिल डब्ल्यू कहते हैं कि इसका जो ये जो किताब है, इसकी जो शुरुआत है, वहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है कि ये फेलोशिप इज अ वर्ल्ड वाइड फेलोशिप ऑफ मोर देन 100,000 अल्कोहलिक्स करके दिया, यानी 1 लाख से ज्यादा बढ़े हुए ज्यादा सफरर्स है जो अल्कोहलिज्म की बीमारी से है। ये किताब हमारे जो 24 आध्यात्मिक तत्व है, 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशन, उनके बारे में बात करते हैं। 12 स्टेप्स ये हमारे ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स है जो स्पिरिचुअल इन देयर नेचर, हमारे ये आध्यात्मिक तत्व है। ये अगर हमें प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो दारू पीने का कंपल्शन है उसमें से हमें हैप्पीली बाहर निकल के और यूजफुल जिंदगी जीने के लिए हमें मदद होती है, ये कहते हैं। उसी प्रकार से 12 जो ट्रेडिशन है हमारे, ये हमारे फेलोशिप के अंदर की जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसके बारे में बात करते हैं। ये अधोरेखित करते हैं कि किस प्रकार से ए अपनी यूनिटी बनाए रखता है और रिलेशनशिप्स बनाए रखता है। तो ये जो निबंध जो बिल डब्ल्यू ने और तीनों ने मिलके जो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर काफी सारे बाहर के लोग जो ए को स्टडी कर रहे थे उनको भी इन्होंने आकर्षित किया हुआ है। Many non-alcoholics report that as a result of the practice of AS 12 steps, they have been through to meet other difficulties of life. कई सारे हमारे मित्र हैं जो सोचते हैं कि ये सब का पालन करने की वजह से हमें जिंदगी की बाकी समस्या में, शराब तो दूर है लेकिन बाकी समस्याओं से भी हमको छुटकारा मिली है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स में, ह्यूमन रिलेशंस प्रोफेशनल्स में, समाज में अभी ए के इन तत्वों के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी निर्माण हो रही है कि ये सोचते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि कैसे ये तुम्हारी ये कार्यक्रम चलता है, कैसे ये फेलोशिप चलती है, जहां किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, खाली कुछ प्रिंसिपल्स को लेके किसी भी प्रकार का लीगल बाइंडिंग न होते हुए आपका ये काम कैसे चल सकता है और इफेक्टिवली कैसे काम चल सकता है। आप सब शराबी थे और शराबी लोग एक साथ में आने के बाद में एक साथ में काम कैसे कर सकते हैं। तो बिल डब्ल्यू उसका जवाब आगे कई सारे ट्रेडिशंस में बताता है और वो बोलता है कि भाई हमें पता है, हमने अगर इनका पालन नहीं किया तो हमारे पास श्योर शॉट पनिशमेंट है, क्विक श्योर एंड स्विफ्ट, कि हम शराब पिएंगे और हम मर जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक तत्वों का पालन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत एक्रोन में हुई 1935 में और आगे जाके बिल और बॉब दोनों फाउंडर्स बने। ये इस प्रीफेस में दिया हुआ है।
एए के तत्व जो दिए हुए, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारा एए का खुद का कुछ नहीं है, हमने सब बोरो किया है रिलीजन से और मेडिसिन से। और ये सभी आइडियाओं को अंत में जो हमने थोड़ा सा हमारे तरीके से मोड़ा हुआ है, वो मोड़ने का काम जो किया है हमने, वो हमारे फेलोशिप के अनुभव से किया है। सो आइडियाज में बी फ्रॉम रिलीजन, आइडियाज में बी फ्रॉम मेडिसिन, लेकिन उसको अप्लाई जो किया है वो हमारे फेलोशिप की जरूरत के हिसाब से हमने किया हुआ है। वो कहते हैं कि 3 साल के ट्रायल और एरर के साथ में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से ये आजमा कर, फिर बहुत सारी हमने गलतियां करके, फिर हमारे ग्रुप्स जब भी खड़े हुए और ये ग्रुप्स जब भी बढ़ने लगे, तभी जाके हमको हमारा ये पता चला, ये कार्यक्रम पता चला। बिल डब्ल्यू कहते हैं, द इन्फेंट सोसाइटी डिटरमिन्ड टू सेट डाउन इट्स एक्सपीरियंसेस इन अ बुक विच फाइनली रीच द पब्लिक इन 1939, यानी बिग बुक के बारे में बात करते हैं। और फ्रॉम उसी में से हमारे इस कार्यक्रम को हमारा नाम मिला, उसके बारे में वो बात करते हैं। और वो कहते हैं कि जो शराबी के मन में जो संदेह होते हैं, वो संदेह को दूर करने का काम हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम करता है। और बाकी का जो हमारा किताब है, उसमें हमने हमारी 30 स्टोरीज दी है, 30 शराबियों की कहानियां हमने दी हुई है, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिलने में मदद होती है। तो आगे बिल डब्ल्यू कहते हैं कि 1939 में हमारा पायोनियरिंग पीरियड खत्म हो गया और एक प्रोडिजियस चेन रिएक्शन चालू हो गया, दैट रिकवर्ड अल्कोहलिक्स कैरिड टू वन अल्कोहलिक कैरिंग टू द अदर। और अगले कुछ सालों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अल्कोहलिक्स हमारे बीच में आए, और बहुत बढ़िया हमें न्यूज़पेपरों ने, प्रेस ने, प्रीस्ट लोगों ने, डॉक्टर्स ने, सभी ने हमें बहुत बढ़िया हमारे बारे में बात की, सहकार्य किया। Everywhere there arose threatening questions of membership, money, personal relationship, public relations, management of groups, clubs, scores and other perplexities. It was out of this vast welter of explosive experiences that AA's 12 traditions took form. तो हमारी जो ट्रेडिशन भी बनी हुई है, वो हमारे अंदर के ही इश्यूज में से हुई है, उसके बारे में वो बात करते हैं। और 1950 में कैसे हमने इसे स्वीकार किया। अभी बिल डब्ल्यू कहते हैं कि एए अभी हमारे मैच्योरिटी के फेज में जा रही है। याद रखिए, ये किताब वो 53 के आसपास में जब भी लिख रहे, तभी उनको लग रहा था कि हमारी मैच्योरिटी है। और आप वही समय देखते हो कि 1955 में उन्होंने अपने पूरे अधिकार कॉन्फ्रेंस को सौंप दिए थे, तो ऑलरेडी वो मैच्योरिटी वाली बात उनके दिमाग में आ चुकी थी। सो इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, वो कहते हैं, ऑफ अ यूनिक एंड वैल्यूएबल सर्विस। तो दोस्तों, ये प्रार्थना के साथ में वो समाप्त करते हैं कि ये जो किताब है, इसमें आप सभी को एक क्लोजअप व्यू हमारी फेलोशिप के तत्वों का एक क्लोजअप आपको दे सकती है, ये बोलकर ये फॉरवर्ड जो है वो समाप्त करते हैं। सो दोस्तों, ये रहा हमारा फॉरवर्ड। प्लीज स्टॉप द स्क्रीन शेयर। और ये रही हमारी पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो हम लोग आपके सामने लाना चाहते थे कि ये किताब बनने के पीछे कितना विचार गया है, कितने लोगों का कितना राइटिंग, रीराइटिंग, एडिटिंग, पॉलिशिंग, ये सब हुआ है। और हर एक जो वर्ड है, ये वर्ड के ऊपर विचार किया गया हुआ है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये किताब ये ज्यादा कंप्लीट किताब है। हाँ, जो कि हमारी एए की शुरुआत में बिग बुक जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आपके सोबर होने के बाद में ये कार्यक्रम की सही समझ मिलने के लिए 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन, ये किताब उतना ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, आज हम लोग इस जो बैकग्राउंड है, यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। और अगले जो 10 मिनट है, वो हम दोनों में से कुछ छूट गई होगी बात, वो कोई ऐड करना चाहता होगा, या
हम दोनों ने जिस प्रकार से ये किया उसके बारे में अगर आपके कुछ सुझाव है या आपको कुछ इसके बारे में और कहना है तो उसके लिए अगले 10 मिनट हम लोग ओपन रखेंगे और अगले शुक्रवार को रात को 9 बजे हम लोग फर्स्ट स्टेप, जैसे 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस में दी गई है, वो फर्स्ट स्टेप को हम लोग अगले शुक्रवार से शुरुआत करेंगे। तो अभी मीटिंग प्लीज आप हाथ रेज कीजिए अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है। आई सॉ सब मैसेजेस, बीच में भी कुछ लोगों ने मैसेजेस डाले थे। जो भी आपको कहना है सभी के सामने और प्रस्तुत करना है, प्लीज गो अहेड। किसी को बोलना है मॉडरेटर प्लीज टेक ओवर। यस यस, थैंक यू भूषण भाई एंड लकी भाई, बहुत ही अच्छा आपने सब एक्सप्लेनेशन दिया ट्रेडिशंस के बारे में, कंपैरिजन बताया दोनों बुक्स में कैसे है। तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन आंसर्स एक 10 मिनट है हमारे पास। सो प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है। हरीश भाई सूरत, ही वांट्स टू आस्क क्वेश्चन। हरीश भाई प्लीज आपका सवाल पूछिए अनम्यूट करके। सवाल तो नहीं है, लेकिन 12 एंड 12 की जो किताब की अभी जो प्रस्तावना फॉरवर्ड जो पढ़ा गया, उसमें एक जो पैराग्राफ बीच में आया वो मुझे बहुत गहराई से हिला दिया था। वो मैं वापस मेंशन करना चाहूंगा, बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगा मेरी लाइफ के लिए, कि बहुत सारे बिन शराबी जो है, जो शराब नहीं पीते हैं, उन लोगों का कहना है कि इन 12 कदमों को अपने जीवन में आचरण करने के फलस्वरूप हम अपनी निजी गहरी समस्याओं को सुलझा सके। और वो लोगों का कहना है, यानी कि ये बिन शराबी लोगों का, मेरे जैसे शराबी के लिए कहना है कि ये 12 कदम का जो कार्यक्रम है, ये हर एक शराबी को शराब से दूर रहने के अलावा बहुत कुछ मायना रखते हैं। जो परिणाम हम पाना चाहते हैं वो इस 12 कदम के प्रोग्राम से मिल सकता है। तो ये जब मैंने पढ़ा था ने, तभी मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरी बात कर रहा है, क्योंकि मैं एजियट केस में था। मैं रोज का 1 क्वार्टर पीता था और अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया था, लेकिन अंदर बहुत तूफान चल रहा था। तो मुझे वो अल्कोहलिक एनोनिमस के शेयरिंग में से, इवन बिग बुक में से भी इतना आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं था। लेकिन मेरी रिकवरी के अंदर सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई हो तो ये 12 एंड 12 की किताब, और ये 12 एंड 12 की किताब पब्लिश हुई भी नहीं थी। हिंदी में ट्रांसलेशन दिल्ली में हम किसी ने लोग करके थोड़ा रखा शॉर्ट था। में रखेंगे तो हाँ, ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो मैं बहुत सारे थोड़ा, लोगों को। हाँ, तो थोड़ा उस वहां से मुझे ये कॉपी मिल गई थी। बाद में जीएसओ ने पब्लिश की, शायद 1-2 साल की सोपराइटी मेरी रही होगी, तभी से मुझे ये किताब ने बहुत मदद की। और ये सेंटेंस ने मुझे हिला दिया था कि निजी समस्याएं अंगत समस्याओं का सॉल्यूशन पाने के लिए 12 कदम कितना महत्व का कार्य करता है। धन्यवाद। टाइम थैंक यू को हरीश ध्यान भाई। में रखते हुए रिक्वेस्ट है कि कृपया आप प्रिसाइजली और शॉर्ट में रखें। लकी जी और भूषण जी से रिक्वेस्ट है कि जो आपने डिस्प्लेस किए थे, क्या आप उसको सबके सार्वलौकिक कल्याण के लिए ग्रुप पे डाल सकते हैं क्या? ये रिक्वेस्ट आई थी। जरूर लक्की भाई। यस यस, तो ये प्रेजेंटेशन, मेरा जो पीपीटी है वो भी और आपका जो कंपैरिजन है वो भी थोड़ा सा एडिट करके हम लोग ये ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भूषण भाई। बिफोर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विन जी, अगर मैं सबसे किटी का अपील करना चाहूंगा। दोस्तों हम हमारा ए ग्रुप इज सेल्फ सपोर्टिंग। हम किसी बाहर से हेल्प नहीं लेते, किसी पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से। सो अश्विन भैया, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किटी के डिटेल है तो प्लीज आप स्क्रीन पे शेयर कीजिए अभी उसका हमारे डिटेल। पास में हमने ये नहीं किया है, तो चैतन्य आपके नंबर पे आप कंट्रीब्यूशन मंगा लीजिए। फिर जैसा भी ग्रुप डिसाइड करेगा वैसा हम उसको ये करेंगे। जी भूषण जी। हाँ, विठल है क्या हमारे बीच में आज ग्रुप ट्रेजरर? आज विठल नहीं है, विठल का नंबर दे दें क्या?
भूषण नहीं, मैं हाँ सोच रहा हूँ कि हम लोग बाद में देखते हैं किटी के बारे में, हाँ, दो बाद तीन में मीटिंग देख के लेते हैं, बाद अगली मीटिंग में देख बाद में लेंगे। देखते हैं। ठीक। एक ओके, क्वेश्चन अगली एक मीटिंग में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसका कोई तो भी ठोस हम ये दे देंगे नंबर, ताकि जिनको भी कंट्रीब्यूट करना है वॉलेंटरीली वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। करेक्ट, QR कोड आप डाल सकते हो ताकि वो ऑटोमेटिकली ट्रेजरर के पास जमा हो जाए। जी जी। ओके ओके, कुछ लोगों को और भी बोलना है। या कल्पेश जी आपका सवाल पूछिए, या आपको शेयर करना है कुछ? नाम कल्पेश, मैं एक शराबी, मेरा नाम कल्पेश, भगवान की कृपा है, सबकी प्रार्थना, लिटरेचर है हमारे दोनों को। हाँ, बहुत बढ़िया शेयरिंग है, लेकिन जो मराठी वाला 12x12 है और इंग्लिश वाला है, वो आगे जो छोटे छोटे ट्रेडिशन का छोटा इंग्लिश में दिया है, मराठी में नहीं लाया है। इसका क्या, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया क्यों ऐसा किया है, कि क्या है वो। मराठी में ट्रेडिशन लॉन्ग फॉर्म नहीं है। हाँ, छोटे वाले जो आगे के पन्ने हैं, 20-21 पन्ने, वो मराठी में आज तक छपे नहीं है, मैं देखा नहीं, लेकिन इंग्लिश में है। लेकिन फिर उसका उसका रिलेशन क्या, क्या रिलेशन है ये बड़े वाले और वो छोटे वाले, वो जरा बोल सकते तो हो? जो लॉन्ग फॉर्म है, ट्रेडिशन लॉन्ग फॉर्म है, ये बिल डब्ल्यू ने पहले लिखे हुए थे। जो मैंने जो भी इतिहास बताया ये ट्रेडिशंस का, वो टाइम पे आपको बताया होगा कि ट्रेडिशन लॉन्ग फॉर्म जो है वो बिल डब्ल्यू का एक आर्टिकल था, 12 पॉइंट्स टू सिक्योर आवर फ्यूचर, उसमें से लिया गया था। उसको बाद में संक्षिप्त बनाया गया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, इसके लिए 1949 में उसको संक्षिप्त बनाया गया। लेकिन जो इंग्लिश किताब है उसमें ये पूरे इतिहास के साथ में लॉन्ग फॉर्म भी आता है और शॉर्ट फॉर्म भी आता है। लेकिन मराठी में भाषांतर करते समय किसी वजह से वो लॉन्ग फॉर्म भी ट्रांसलेट नहीं हुआ है और ये इंट्रोडक्शन भी ट्रांसलेट नहीं हुआ है, और ये किताब छप गई है। तो अभी भी हम सब जागरूक है, हम सब ए मेंबर्स है, तो हम अपने अपने सर्विस बॉडीज, अपने अपने इंटर ग्रुप की तरफ से ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जीएसओ को कि ये 2 चीजें यहाँ से मिसिंग है, इनको ऐड किया जाए आगे से किताब में। उसका ट्रांसलेशन भी करा के हम लोग दे सकते हैं, ताकि जो डेलीगेट्स लोग हैं हमारे अलग अलग अंतर समूह के, ये सब इशू आने वाली कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं और इसका करेक्शन हो सकता है। थैंक यू भूषण भाई। भूषण भाई, एक बात भूषण भाई ने आप लोगों के सामने रखी थी, हर जो डिस्प्ले हुआ उसके नीचे ए कम्स ऑफ एज, लैंग्वेज ऑफ आर्ट और जो भी लिटरेचर था उनके कुछ पैराग्राफ्स के ये भी दिए गए थे। यानी वो लिटरेचर भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो एडिशनल आपको इसको समझने में और इसको आत्मसात करने में मदद करेगा। भूषण भाई, अनुक्रमणिका का इंडेक्स के अंदर एक एक कदम के ऊपर कुछ लिखा है, और ट्रेडिशन के अंदर भी एक एक कदम के ऊपर नीचे कुछ कुछ लिखा बराबर, है। वो भी मराठी में नहीं है। हाँ। वो हिंदी में है हाँ। लेकिन मराठी में नहीं है। हाँ हाँ, तो वो भी ले लेंगे तो अनुक्रमणिका अच्छा भी जो रहेगा। है, अनुक्रमणिका हाँ। भी आधी अधूरी लिखी गई है। उसके अंदर जो पॉइंट्स बिल डब्ल्यू ने कवर किए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश में है, जो मराठी में नहीं है, हाँ। तो वो भी मिसिंग है। उसके भी तो वो उसका आप भी जिक्र। वो हमें अगली मीटिंग में वो ले लीजिए। क्या होता है, हरीश भाई, गुजराती मेरे जैसा किताब में है पढ़ने क्या वाला ये सब? आदमी है, तो गुजराती में तो होगा शायद। हाँ। हाँ, गुजराती में देख लेता हूँ। चेक कर लीजिए। ये पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा समझ में आया, तो और इसके बाद हाँ, गुजराती में है। गुजराती में खाली स्टेप के ऊपर है, ट्रेडिशन के ऊपर नहीं। प्रश्न पूछो। प्रश्न लो भैया, प्रश्न। जी जी जी, नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू सो मच रिवाइवर ग्रुप, और भूषण जी, लक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सर्विस टीम का भी धन्यवाद। सर, आपने 1949 में जैसे जिक्र करा कि शॉर्ट फॉर्म करा है ट्रेडिशन का, 39 नंबर 1949, 1949, लेकिन मैंने ये ए कम्स ऑफ एज पेज नंबर 213, इसमें क्लियर कट डेट तो नहीं, लेकिन 1947 क्लियर लिखा है बिल ने। दिस हैड बीन डन द वाइस सजेशन ऑफ आरटी, फाउंडर ऑफ शिकागो ग्रुप, वन डे इन 1947, और उन्होंने बकायदा मतलब एक वीक में उन्होंने करा। हालांकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो आपने पेज नंबर कोड करा है वो मैंने देखा,
उसमें 1949 ही है, लेकिन मैं सर हमेशा ही इस पेज को कोड करता हूँ जब मैं शॉर्ट फॉर्म ट्रेडिशन की बात करता हूँ। तो क्या मैं अब 1949 कोड करूँ या फिर ये पूरा आधा पेज उसके बारे में लिखा है, या इसको कोड करूँ? एक्चुअली धन्यवाद। 1949 ये इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म किया है उसमें मेजर रोल रहा है अर्ल टी नाम के सदस्य का। तो वो अर्ल टी ने और बिल डब्ल्यू ने मिलके जो शॉर्ट फॉर्म बनाया और वो एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म वो जब भी ग्रेप वाइन नवंबर इश्यू में पब्लिश किया उसके बाद में ही वो मान्यता उसको मिली। और जब स्टैंडिंग अप्रूवल मिला 3000 लोगों से तो शॉर्ट फॉर्म को ही मिला था। तो मेरे हिसाब से द फिनिश्ड एंड द फाइनल वर्जन, उसमें मैंने 2 चेंजेस भी बताए थे। देखो, छठी ट्रेडिशन में और इसमें 2 और 12वीं ट्रेडिशन में 2 चेंजेस भी बनाए थे, वो भी 49 में हुए। तो फुल्ली फिनिश्ड वर्जन जो है वो 1949 का है। पहले जो लिखने का प्रयास किया गया था उसमें से करेक्शंस होते होते 1949 वाली जो वर्जन है वो फाइनल है। तो टेक्निकली 1949 इज मोर अप्रोप्रिएट। भूषण जी, उसी पे एक सवाल था। फिर लैंग्वेज ऑफ हार्ट में नवंबर 1947 में पहला ट्रेडिशन प्रस्तुत किया है, जो लेटर है बिल डब्ल्यू का। ओके, वो लेटर पे लिखा है 1947 नवंबर 19, जो नहीं, पहला ट्रेडिशंस के ऊपर लिखना तो 1942 से चालू है। अच्छा 42 में, फिर 46 में, फिर उसके ऊपर रिफाइनमेंट चालू था, उसके ऊपर करेक्शन चेंजेस चालू थे। जो फाइनल वर्जन जो आया, जो किताब जो उन्होंने 18 पन्ने का जो पैम्पलेट मैंने स्टोरी बताई वो सबको सर्कुलेट भी किया 1947 में, उसमें भी ट्रेडिशंस का जिक्र था। लेकिन उनमें से वर्ड्स चेंज हो गए, उसमें से जो भाव था वो भाव चेंज हो गया और 49 में फाइनल आया। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर। दोस्तों, मीटिंग का समय समाप्त हो गया है। There is a raised hand. 10:30. Please take him So up. हम serenity. So first, should we take serenity prayer and then question, or we should No, finish no, with the raised question? hand पहले से है, उसको ले लो, बाद में serenity prayer Okay. करो। तारा डी, आपको सवाल पूछिए। जी थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम तारा दत्त है, मैं चलावी हूँ। सर, मेरा एक सवाल कि स्टेप 3 के बाद आगे मैं बढ़ नहीं पाता और ग्रीन हाउस जब तक नहीं करेगा सर, पिछले के बाद तक जब तक नहीं करेगा पूरा ईमानदारी से, तो आप जो प्लान है वो साफ मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है 3 के बाद 4, तो फिर कभी बीच में 5 के, कभी 7, कभी 8, तो ऊपर नीचे, मतलब इसके लगभग पूरा मैच अभी तक कर नहीं पाया है। लगभग स्पॉन्सर भी नहीं है मेरे पास। आज 600 दिन हो गया, आपसे दूर हूँ। ये प्रोग्राम ठीक से कर नहीं पाया मैं अभी तक। कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपकी इच्छा हो रही है ना करने की। जी जी जी। और आप कहाँ से हो तारा? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से। और आप किसके संपर्क में हो? सर, ये तो मुंबई में वो अश्विन भाई हैं, और नहीं, डे वन से मतलब उनके साथ में था। लोकल कोई कौन से ग्रुप में से हो, किसके कांटेक्ट में हो? लोकल जो है मेरा होम ग्रुप यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप है, जिसमें मैं सर्विस करता हूँ, और जी, 2-4 ग्रुप जहाँ पे मैं अभी मीटिंग करता हूँ फिजिकल ग्रुप में। ओके। तो अश्विन भाई भी आपको कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं, और आपके ग्रुप में भी कोई होंगे सीनियर्स, कोई ओल्ड टाइमर्स वहां पर? सीनियर्स तो ज्यादा है ही। एक दो वो कम है, तो सब सब अलग ही है सब, मतलब एक साथ ही आए थे कुछ 7 लोग। तो रास्ते में अश्विन भाई भी आए थे, तो समझा के गए थे, उसे फायदा हुआ था। ठीक। तो अभी कुछ तो लोग अभी जो हम आप लोग सभी अभी ये ग्रुप में जुड़ लगभग गए इतना पे हो, ही है। अभी आप ग्रुप में जुड़ गए हो, इसमें हम यही सब अपने आप को खोजने का ये प्रयास करने वाले हैं, ज्यादा गहराई में खोजने का प्रयास करने वाले हैं। आपके लोकल ग्रुप की मीटिंग्स में जरूर जाइएगा, आपको जो समझ में आ रहा है यहाँ पर वो वहां पर शेयर करने का कोशिश करिएगा, और लोकल जो दोस्त लोग हैं उनके बीच में रहिएगा, क्योंकि फेलोशिप के बगैर हम अकेले करना ये मुश्किल है।
खाली ज्ञान से हम लोग नहीं बच सकते, हमको जी फेलोशिप की जरूरत होती है, मीटिंग की जरूरत होती है, सुपर मीटिंग की जरूरत होती है, स्पॉन्सर की जरूरत होती है, और इनका फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी करिएगा जी साथ में, और ये मीटिंग में जुड़े रहिएगा। और अश्विन भाई तो है ही आपको मार्गदर्शन करने के लिए। जी जी है। जी गुलशन जी, मैं तारा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लंबा डिस्कशन वो समय निकाले। कितना समय लगेगा वो मेरे हाथ में नहीं, उनके हाथ में नहीं है, मगर हम एक लंबे डिस्कशन में जाएं और एक बार वो आप पूरी प्रोसेस को समझ ले तो उनको बहुत आसानी हो जाए। ओके। ओके ओके अश्विन भाई।